बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। कमर्शियल जोग्राफ़ी की क्लास में खुश आमदीद। अच्छा जी, होपफुली आप लोगों ने पिछला लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। मुझे कुछ लोगों ने एक्टिविटी जो मैंने दी थी वो आपने प्रिपेयर करके दिखाई एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, कीप इट अप। ठीक है, नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ फ़िशिंग और माहीगिरी। पीछे हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था इकनॉमिक एक्टिविटी या मुआशी सरगर्मियाँ। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा कि जी कौन कौन सी ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो इंसान मईशत को स्टेबल करने के लिए शुरू से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ अदवार में कौन कौन सी सरगर्मियाँ करता आया है। अब हम उन अदवार में से मुख्तलिफ़ सरगर्मियों को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी सरगर्मी किस तरह से की जाती है, उसमें क्या फ़वाइद होते हैं, उसके क्या नुकसानात हैं, मईशत को वो किस तरह से तक़वियत देती है। इसलिए हमारा पहला टॉपिक जो है वो फ़िशिंग या माहीगिरी। माहीगिरी आप लोगों को पता है कि मछली पकड़ने को माहीगिरी कहते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है आज के लेक्चर में हम माहीगिरी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इक़साम है उसकी, और तरक्की के मौज़ू अवामिल, यानी जो फ़िशिंग इंडस्ट्री है हमारी, उसकी डेवलपमेंट के लिए या उसकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए कौन कौन से अवामिल हैं जो मददगार साबित होते हैं। ठीक है, हम इस बारे में आज पढ़ेंगे। यह जी आपका चैप्टर नंबर 3 आपको सामने नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले जैसे अभी मैंने आपको बताया माहीगिरी के बारे में, आप सब जानते होंगे कि माहीगिरी मछली पकड़ने को माहीगिरी कहते हैं, और मछली पकड़ने से मुराद समंदर, दरिया, नदियाँ, तालाब, झीलें, कहीं से भी आप जो मछली पकड़ते हैं उसको माहीगिरी कहते हैं। डोमेस्टिक लेवल पे भी होता है ये, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होता है। हमने कल की जो एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, जो हमारी इब्तदाई सरगर्मियाँ हैं, वही सरगर्मियाँ आगे जाके सानवी सरगर्मियाँ बनती हैं। कैसे बनती हैं? जब हम इब्तदाई सरगर्मियों की बात करते हैं तो क्या होता है जी, उसमें हम सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम सानवी सरगर्मियों में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे चीज़ों को देखते हैं। सनअतकारी, क्योंकि हमारी सानवी सरगर्मी सनअतकारी है, तो हम उन चीज़ों को सनअती लिहाज से देखते हैं। जैसे मछलियाँ पकड़ना, अगर आप अपने लिए मछली पकड़ लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो आपकी कोई इक़्तिसादी या मुआशी सरगर्मी नहीं है। ठीक है, वो आपकी ज़ाती सरगर्मी है। आपको पसंद है मछली, आप पकड़ रहे हो, खा रहे हो, तो वो आपकी ज़ाती सरगर्मी है। आप उसको एक हॉबी भी कह सकते हो, मशगला कह सकते हो। लेकिन जैसे ही आप मछली को पकड़ते हो, उसको सेल करने के लिए, एक मार्केट में लेके जाने के लिए, तो वो आपकी एक इक़्तिसादी या मुआशी सरगर्मी बन जाती है। ठीक है, अगेन मैंने हर बार की तरह जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिए हुए हैं, यू कैन रीड दैम। यहाँ पर जो एक पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल एक अंडरलाइन ब्रीफ सा कर दिया हुआ है कि जी मछली क्या होती है। समंदरों, दरियाओं, नदी नालों, तालाबों और झीलों से मछली पकड़ने को माहीगिरी कहते हैं। माहीगिरी एक जो अर्ली ह्यूमन बीइंग है उसका पेशा है। शुरू का जो इंसान था, हमने कल भी डिस्कस किया था कि मछली पकड़ना इंसान की रिक्वायरमेंट क्या थी जी? फूड, खुराक, खाना। तो मछली उसमें से एक थी कि वो खुराक इजीली अवेलेबल थी। और यू मस्ट नो दैट, आपको ये बात पता होना चाहिए, फ़िश इज़ अ कुक्ड मील। आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप मछली पकड़ के आप कच्ची मछली भी खा सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं होता। और बाज़ लोग तो पसंद करते हैं कच्ची मछली जो होती है, मछली के ऊपर वो थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला, थोड़ा सा नमक डाला और खा लिया, लोग पसंद करते हैं। लेकिन हर कोई नहीं भी पसंद करता। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है, हम तली हुई मछली खाते हैं, फ्राई करके हम ज़्यादा पसंद करते हैं फ़िश। आप में से मेजॉरिटी को फ़िश पसंद होगी। बात करते हैं इक़्तिसादी लेवल पे मछली की इम्पोर्टेंस क्या है। एक जो बेसिक अहमियत और फ़वाइद जो हैं उसके, एक बड़ी हेल्दी फूड कंसीडर की जाती है। ओमेगा 3 जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होता है और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपकी फूड का हिस्सा होना, जैसे प्रोटीन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी के लिए, डिफरेंट विटामिन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ़िश में पाई जाती हैं। प्रोटीन है, विटामिन ए है, ओमेगा 3 है। फूड का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जज़्ब है, हेल्दी है। डॉक्टर्स अक्सर रेकमेंड भी करते हैं कि आप ये खाएं, बिकॉज़
इसका जो फ़ैट होता है उस वो वाला इशू नहीं होता कि आप फ़ैट नहीं खा सकते हो या फ़लाँ चीज़ नहीं, ऑयली नहीं खा सकते हो। आगे हम है एग्ज़ाम में पढ़ेंगे, कुछ मछलियाँ होती हैं जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है, तो वो मछली यूजुअली लोग एक तो पसंद भी नहीं करते, अवॉइड भी करते हैं। ठीक है। आगे है जी, मछली के तेल और चर्बी से मुख्तलिफ़ मसनूआत तैयार की जाती हैं जिनमें चमड़ा, साबुन और अद्वियात शामिल हैं। मछली की इक़साम के बारे में पढ़ते हैं। मछली की इक़साम अगर आप देखें, हमारे पास वर्ल्ड में जितनी भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनकी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्पीशीज़, मतलब मुख्तलिफ़ इक़साम पाई जाती हैं। ऐसे ही जो मछली है, सिर्फ मछली की 40,000 इक़साम पाई जाती हैं। ठीक है। वो 40,000 इक़साम में से कुछ मछलियाँ समंदरी पानी में रहती हैं, कुछ दरियाई पानी में रहती हैं, फ्रेश वाटर फ़िश होती है। और उसमें से भी हम अब 40,000 इक़साम जो पाई जाती हैं वो सब खाने वाली नहीं होती, एडिबल नहीं होती हैं। ठीक है। उसके अंदर से कुछ हज़ार इक़साम हैं जो खाने के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। हम बिकॉज़ एक तो हमारी अपनी भी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल है जेलीफ़िश है, वी कैन नॉट ईट इट बिकॉज़ दैट इज़ स्टिंजी और पॉइज़न भी होता है उसमें, बट स्टिल जैसे कुछ ऐसी फ़िश होती हैं जैसे ऑक्टोपस इज़ एन एनिमल, तो वो एक मरीन एनिमल है तो लोग खाते हैं, बट वी डोंट ईट इट। लाइक अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो कोई भी एक्वेटिक फूड, आई डोंट लाइक मरीन फूड, तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। खैर, लेकिन आप लोग भी नहीं सोच सकते हैं कि आपको एक ऑक्टोपस दे दिया जाए खाने को, या आपको क्रैब दे दिया जाए, केकड़ा जिसे कहते हैं। तो वो कुछ लोग होते हैं जो सी फूड बहुत पसंद करते हैं, तो उन्हें हर तरह का सी फूड अच्छा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो फ़िश ही एक कंप्लीट सी फूड है, हम उससे आगे नहीं निकलते हैं। अच्छा जी, इसके एग्ज़ाम 4 मेजर टाइप्स यहाँ पर बताई हुई हैं। सतही मछलियाँ या पेलेजिक फ़िश, ये कम गहरे पानी की मछलियाँ होती हैं, ये सतह के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है। अगर आप समंदर में देखें तो समंदरी पानी के ऊपर से ही ये मछली पकड़ना आसान होता है। डेमर्सल फ़िश, ये गहरे पानी की मछलियाँ होती हैं, ये ऊपरी सतह पर नहीं पाई जाती हैं, ये पानी की गहराई में पाई जाती हैं। एनाड्रोमस फ़िश, ये ऐसी मछलियाँ होती हैं जो समंदर में पैदा होती हैं, पैदा समंदर में होती हैं, लेकिन साहिली इलाकों पे जो हैं ये मौजूद होती हैं, क्योंकि साहिली इलाकों में जो साहिल होता है, दरियाई साहिली इलाके जहाँ पर दरिया समंदर में गिरता है, ये उस इलाके में पाई जाती हैं एनाड्रोमस फ़िश। ठीक है। सैल्मन इसकी एक बड़ी मेजर टाइप है। सैल्मन लोग बहुत पसंद भी करते हैं, इट्स एन एडिबल फ़िश। आगे फ्रेश वाटर फ़िश, ये ऐसी मछलियाँ होती हैं जो ताज़ा पानी में, फ्रेश वाटर होता है जो ज़मीन की सतह पर पाया जाता है, जैसे दरियाओं का पानी है या झीलों का पानी है, ये फ्रेश वाटर होता है। तो ताज़ा पानी की मछली वो दरियाओं और झीलों में पाई जाती है। राहू और ट्राउट जो है ये पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है। आप नदर्न एरियाज़ में चले जाएँ, ये रिवर साइड्स पे चले जाएँ, ये बड़ी फेमस फ़िश है। और आई हैव हर्ड अबाउट इट बिकॉज़ आई हैव नेवर ईटन, मैंने तो खैर कभी कोई मछली नहीं खाई है, तो लेकिन राहू और ट्राउट के बारे में सुना है कि ये बहुत टेस्टी फ़िश होती है। आगे देखते हैं जी हम माहीगिरी की सनत को फ़रोग़ देने के लिए कौन से अवामिल। अच्छा, जब भी हम किसी सनत की बात करेंगे, सनत को फ़रोग़ देने के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए, या इवन अगर आप कोई सनत कायम ही करना चाहते हैं तो उसमें 2 तरह के अवामिल इस्तेमाल होते हैं। एक होते हैं तबई अवामिल और एक मुआशी अवामिल। इन दोनों अवामिल को हमें देखना पड़ता है। तबई अवामिल और मुआशी अवामिल, ये दोनों अवामिल ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ पर ये दोनों अवामिल असरअंदाज होते हैं। इन दोनों अवामिल, तबई अवामिल का ताल्लुक डेफिनेटली नेचर से है कि नेचर क्या करती है, इन्वायरमेंट से है, कुदरती माहौल से है। मुआशी अवामिल का ताल्लुक ज़्यादातर इंसानी सरगर्मी से है। ठीक है, कि इंसान का माहौल पे क्या असर हो रहा है, आपने पीछे स्टार्ट में ये पढ़ा भी है। तो तबई अवामिल का ताल्लुक किससे है, नेचर से, और मुआशी अवामिल ह्यूमन से, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपने शुरू में 2 ब्रांचेस पढ़ी थी, मेजर ब्रांचेस ऑफ जोग्राफ़ी, जिसमें एक तबई जोग्राफिया था और एक इंसानी जोग्राफिया था, और मुआशी जोग्राफिया हम किस में पढ़ते हैं, इंसानी जोग्राफिया में। इसलिए मुआशी अवामिल का ताल्लुक इंसान से है इनडायरेक्टली। तबई अवामिल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले है जी आबो हवा।
आबो हवा किसी भी जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जैसे फ़िश, ये एक कुदरती ऑर्गेनिज़म है, नेचर प्रोड्यूस करती है, या डिफरेंट प्लांट्स देख लें तो वो भी नेचर प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले आबो हवा असरअंदाज होती है ऐसी चीज़ों पर। मछली के लिए सर्द आबो हवा बहुत मौजूद होती है। ये सर्द इलाकों में एक तो प्रोड्यूस ज़्यादा होती है, दूसरा सर्द इलाकों में मछली को स्टोर करना आसान होता है। स्टोर करने की बात अगर हम करें, डेफ़िनेटली जब आप एक बिगर अमाउंट ऑफ़ फ़िश पकड़ते हो, आपने हज़ारों या लाखों मछलियाँ एक दिन में पकड़ी हैं, अब वो लाखों मछलियाँ आप एक ही जगह पे तो नहीं खा सकते हो, या मार्केट एक ही मार्केट में नहीं जाएंगी, वो डिफरेंट मार्केट्स में जाती हैं। इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, आप उसको एक शहर से दूसरे शहर में या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो उसके लिए मछली को स्टोर किया जाता है कोल्डर एनवायरनमेंट में। सर्द उसको फ्रीज़ कर लेंगे तो सर्द इलाकों में मछली को महफूज करना आसान होता है। जो गर्म आबो हवा होती है, जैसे मैंने पहले बताया कि गर्म आबो हवा की मछली ज़्यादा लजीज नहीं होती, लोग उसको पसंद भी नहीं करते, उसकी डिमांड, मार्केट डिमांड भी उसकी कम होती है। क्यों? क्योंकि उस मछली में तेल की ज़्यादती होती है। जो दूसरा तबई अवामिल है, अहम अमल है, वो है शिकस्ता साहिल। शिकस्ता साहिल होता है कटा फटा, टूट फूट का शिकार। ऐसे साहिल में मछली के अंडे जो हैं वो महफूज रहते हैं। ठीक है, जब अंडे महफूज है, क्योंकि लहरें पानी की आती हैं तो वो बहा कर लेके जाने में इतनी आसानी से अंडे बह नहीं जाते हैं, तो वो अंडे वहाँ पर सेफ़ होते हैं। तो वो छोटी छोटी जो फ़िश होती है वहाँ पर उसकी लाइफ सेफ़ हो जाती है। तो ऐसे साहिलों पर मछली की अफजाइश ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़ है प्लांक्टन की दस्तयाबी। प्लांक्टन होता है, ये फ़िश फूड है, वेरी लिटिल ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है। ये फ़िश फूड है, मछली इसको खाती हैं, मछलियाँ खाती हैं, ये उनकी खुराक है। तो प्लांक्टन जो है वो मौजूद होता है ज़्यादातर ऐसी जगहों पर जहाँ पर रोशनी और ऑक्सीजन इजीली, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस और लाइट जो है इजीली जिन इलाकों में जा सकती है, ऐसी जगहों पर प्लांक्टन की दस्तयाबी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर प्लांक्टन ज़्यादा होंगे ऑटोमेटिकली वहाँ पर फ़िश ज़्यादा होगी। समंदरी रूहें, समंदरी रूहें होती हैं जो पानी, समंदर के अंदर, जो आप कह सकते हैं लहरें, पानी समंदर के अंदर एक जगह पर साकिन नहीं रहता, वो हवाओं के साथ बहता रहता है, चलता रहता है, लहरें चलती रहती हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ पर अब कुछ रूहें होती हैं जो सर्द पानी की होती हैं और कुछ गर्म पानी होती हैं, मतलब बाज़ इलाकों में सर्द पानी होता है, ठंडा पानी होता है सर्द इलाकों में, और बाज़ इलाकों में गर्म पानी होता है। ऐसे इलाके जहाँ पर सर्द और गर्म रूहें आपस में मिलती हैं, वहाँ पर मछली की अफसाइश ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जब सर्द और गर्म पानी को मिलाते हो तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर डेवलप हो जाता है, तो ऐसा टेम्परेचर जो है फ़िश के लिए बड़ा हेल्दी होता है। तबई हालात क्या होते हैं? किसी मुल्क के तबई हालात वहाँ के लोगों के पेशों पर भी असरअंदाज होते हैं। मतलब जैसे हमने पहले भी बात की कि वहाँ पर किस तरह की ज़मीन है, किस तरह का माहौल है, और किस तरह के अगर दरिया हैं या नहीं हैं, या पहाड़ी इलाके हैं, तो ये सारी चीज़ें इंसान के पेशों पर भी असरअंदाज होंगी। जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि पहाड़ी इलाकों में लोग काश्तकारी करना मुश्किल होता है। वहाँ पर सिर्फ ऐसे पौधे लगाए जा सकते हैं जो पहाड़ों पर या चट्टानों पर सख्त ज़मीन पर उग सकते हैं। ठीक है, तो मैदानी इलाकों में लोग ज़्यादातर ज़राअत करते हैं, क्योंकि फर्टाइल लैंड होती है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, तो लोगों का पेशा ज़्यादातर ज़राअत होता है। ऐसे ही जिन इलाकों में ज़राअत नहीं होती, दरियाई इलाके हैं या समंदर के करीब लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का पेशा जो है वो माहीगिरी होता है। जंगलात हैं जी, जंगलात का क्या किरदार होता है? जंगलात जो जिन इलाकों में, जो साहिली इलाके होते हैं जिनके करीब जंगलात मौजूद होते हैं, वहाँ माहीगिरी की सनत जो है वो काफ़ी मुफीद होती है। वजह क्या है कि माहीगिरी के लिए आपको बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, गैजेट्स होते हैं, इस तरह की ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो लकड़ी से बनती हैं, तो वो करीब से वो सामान बनाना और मुहैया करना जो होता है वो आसान होता है। कश्ती एक बड़ी कॉमन एग्ज़ाम्पल है। तो जो एक तो लोग आजकल मेटल से, मेटालिक शिप्स बनती हैं, लेकिन बाज़ लोग होते हैं, हिस्ट्री में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर सिर्फ वुडन शिप ही होता था। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो बहुत डेवलप्ड नहीं होंगे, या कोई अगर कोई छोटा सा क्या माहीगीर है, तो वो छोटी सी कश्ती लकड़ी की बना के, तो उसके लिए ईज़ी होगा।
बजाय इसके कि वो मेटालिक शिप अफोर्ड क्योंकि वो नहीं करता तो वो भूखा तो नहीं रह सकता। तो इस तरह की चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। अगली जो चीज़ है वो है दर्जा हरारत। दर्जा हरारत जैसे हमने शुरू में बात की है कि दर्जा हरारत मॉडरेट टेम्परेचर जो है वो अच्छा होता है फ़िश के लिए वाटर में, लेकिन कोल्डर रीजन्स आर द बेस्ट एरियाज़। ठंडे इलाके जो हैं वहाँ पर मछली की अफसाइश बेहतरीन होती है। दर्जा हरारत जो है वो पानी का 15 दर्जे से कम हो या इसके इर्द गिर्द तो वो मुनासिब होता है मछली की पैदावार के लिए। आगे हम बात करते हैं मौशी अवामिल की। मौशी अवामिल कौन से हैं, वो कौन सी सरगर्मियाँ हैं जो फ़िश इंडस्ट्री को हेल्प आउट करती हैं डेवलप होने में, या कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं मछली की सनत के लिए। सबसे पहले सरमाया की दस्तयाबी। कोई भी इंडस्ट्री आप स्टार्ट करते हो, कोई भी फैक्ट्री स्टार्ट करते हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके लिए सरमाया कहाँ से आएगा, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। लेट्स सपोज़ अगर आपने कोई ऐसी फैक्ट्री बनानी है जहाँ पर फ़िश प्रोडक्ट्स हों, आप फ़िश स्टोर करके फ्रीज़ करके डिफरेंट उसके प्रोडक्ट्स बना के डिफरेंट जैसे आजकल नगेट्स वगैरह होते हैं और ये आपको बाज़ार से बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, आप घर लाते हो, उसको फ्राई किया और खा लिया। ऐसे अगर आप कोई ऐसी फैक्ट्री बनाना चाहते हो तो डेफ़िनेटली उसके लिए सबसे पहली चीज़ सरमाया क्या है, मछली होना ज़रूरी है। ठीक है, मछली कहाँ होगी, साहिली इलाकों पे, दरियाओं में, बंदरगाहों के पास। तो ये क्या है, ये सारा सरमाया है। सस्ते मज़दूर, लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई भी एक्टिविटी सर अंजाम देने के लिए आपके पास लेबर होना ज़रूरी है। और लेबर जितनी आपके पास इनएक्सपेंसिव होगी यानी सस्ती होगी, मज़दूर जितने सस्ते होंगे, आपके लिए मुआवजे में उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि आप ज़ाहिरी बात है आप अपना सारा मुनाफा मज़दूरों को तनख्वाहें देने में तो ज़ाया नहीं कर सकते हो। तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं या बिज़नेसमैन जो होते हैं, वो सबसे पहली चीज़ जो अपने मुफाद के लिए उनके लिए जो चीज़ मैटर करती है वो उनका प्रॉफ़िट है। तो वो अपने प्रॉफ़िट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जदीद आलात, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होगी आपके लिए उतना आसान होता है, आपका वक्त बचता है, आप काम जल्दी से कर पाते हो। जदीद बंदरगाहें, बंदरगाहों का मॉडर्न होना ज़रूरी है, वो डेवलप्ड होनी चाहिए ताकि और ऐसी जगहों पे होनी चाहिए कि वहाँ पर मार्केट इजीली आपका जो है वो आसानी से आप वहाँ पर पहुँच सकें। ठीक है, आपको जो आप लोड करते हो या सामान उतारना, लोड करना, ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हों। क्विक वेज़ होने चाहिए ताकि आपका वक्त बच जाए। वक्त जितना बचता है, आप ज़ाहिर बात है जो चीज़ पहले टेक्नोलॉजी जब नहीं थी तो जो चीज़ 1 घंटे में होती थी, अब टेक्नोलॉजी होने से क्या है वो 10 मिनट में हो जाती है। तो जल्दी से चीज़ें हो जाती हैं। जैसे आप ये एग्ज़ाम्पल ले लें, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हम यहाँ से अपलोड करते हैं, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाती है। अगर हम शुरू के इंसानों में होते तो मैं यहाँ पर एक ख़त लिखती कि जी ये आपका आज का लेक्चर है। एक तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता, इतना इजीली समझा नहीं पाते। एक इतना लंबा मैं ख़त लिख के आपको लेक्चर समझाती और आपको वो 4 दिन बाद या 10 दिन बाद मिल रहा होता। क्योंकि अगर हम देखें आजकल तो हमारे पास हम आज TCS करते हैं, परसों वो पहुंच जाता है, एक दिन में कल पहुंच जाएगा। लेकिन अगर पीछे चले जाएं तो फिर हमारे पास यकीनी तौर पे ट्रैफिक भी नहीं होती, हमारे पास ये वाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती एडवांस्ड, तो कोई घोड़ा लेके जाता, ख़त पहुंचाता। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी का ये बेनिफिट होता है कि वो हमारा टाइम सेव कर देती है। ज़राए नक़्लो हमल, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे भी मैंने बात की है हाथ लेके जाने वाली, कि जैसे अभी मैं गाड़ी के ऊपर किसी को भेजूँ तो वो गाड़ी में कुछ घंटों में पहुंच जाएगा और वो जाके आपको जो भी पार्सल होगा वो पहुंचा देगा। लेकिन अगर हमारे पास एडवांस ट्रांसपोर्टेशन ना हो, हमारे पास ये वाली सहूलत मौजूद ना हो, तो क्या हो, हमारा वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाए। और स्पेशली माहीगिरी जैसे हम बात कर रहे हैं कि फ़िश को स्टोर किया जाता है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनके एक्सपायर होने का भी ख़तरा होता है, ये ख़राब हो जाएंगी या ज़ाया हो जाएंगी, तो हमें क्विक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चाहिए होती है। मछली महफूज करने का जदीद निज़ाम, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मछली महफूज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि महफूज नहीं करेंगे तो वो पकड़ने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मछली बतौर ख़ुराक, मछली बतौर ख़ुराक बहुत सारे इलाकों में यूज़ होती हैं, इसका इस्तेमाल बढ़ गया सर्द इलाकों में, स्पेशली जहाँ पर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है लोग बड़े शौक़ से मछली खाते हैं। बांग्लादेश में लोग बहुत शौकीन हैं मछली के।
ठीक है। बाज़ लोग शौक़ की वजह से खाते हैं, बाज़ लोग अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सर्दियों में फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, गर्मियों में फ़िश बहुत कम खाई जाती है, या बाज़ लोग खाते ही नहीं हैं गर्मियों में फ़िश के जी ये गर्म होती है और दिल भी नहीं करता ना आपका। जैसे हम फ्राइड फ़िश खाते हैं तो वो दिल नहीं करता खाने को। तो इस तरह की चीज़ें असरअंदाज होती हैं। मंडियों की दस्तयाबी से क्या मुराद है कि डेफ़िनेटली अगर आप कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हो तो उसके लिए मार्केट होना ज़रूरी है। आप वो सेल आउट किसको करोगे? डिमांड और सप्लाई साथ साथ चलते हैं। अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स यूज़लेस। रोज़गार की फ़राहमी, माहीगिरी से रोज़गार बढ़ता है, डेफ़िनेटली बढ़ेगा। आपने एक पूरी सनत कायम की है, उसमें लेबर आपको चाहिए। तो जो लोग जिनके पास रोज़गार मौजूद नहीं है, या जिनके पास फ़ाइनेंसेस नहीं है, जिनके पास सरमाया नहीं है, वो आते हैं आपके पास। आपके पास तो सरमाया मौजूद है, आपने एक इस्टेब्लिश्ड उनको बिज़नेस दे दिया, वो वहाँ पर आते हैं, वो काम करते हैं, आप उनको उनकी तनख्वाह दे देते हैं रोज़ की या महीने की, जो भी है। ठीक है, तो रोज़गार प्रोवाइड करता है। बुलंद म्यारी ज़िंदगी का म्यार बुलंद होता है। ये कैसे होता है? यहाँ पे ऐसे होता है कि लोग अपना जो है, जिन इलाकों में मछली की अफ़ज़ाइश ज़्यादा होती है, पैदावार ज़्यादा होती है, लोग उसको प्रमोट करते हैं, उसको ग्रो करते हैं, बिज़नेस के तौर पे ले आते हैं, और उनकी ज़िंदगी का ज़ाहिर बात है स्टेटस इम्प्रूव हो जाता है। बिकॉज़ जैसे जैसे आप अर्न करते जा रहे हो, आप अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रहे हो, आप अपना सरमाया ज़्यादा लगा रहे हो, मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, तो आपका आउटपुट भी ज़्यादा होगा। ये एक छोटा सा नोट दिया हुआ है जिसमें मछली की बड़ी शिकारगाहें और सालाना शिकार होने वाली मछलियों की मिकदार कुछ यूँ हैं। ये जो इलाके बहरुल काहिल, बहरे ओकियानुस, बहरे हिंद, बहीरा रोम और बहरा अस्वद जो हैं, इन इलाकों में, इन दरियाओं, समंदरों में बताया हुआ है कि जी कितने मिलियन मीट्रिक टन मछली हर साल पकड़ी जाती है। ठीक है, ये उसके बारे में बताया हुआ है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। ये हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे दुनिया की अहम माही गाहों के बारे में, कि दुनिया की जो मेजर फ़िशेज़ हैं, माही गाहें हैं, वो किन इलाकों में या किन ममालिक में मौजूद हैं। ठीक है, आपको इस टॉपिक के बारे में, आज के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, आप वो पूछ सकते हैं। जस्ट टेक्स्ट में। आपकी जो आज की एक्टिविटी है वो आसान ही है। एक तो आपने MCQs ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर के एंड पे वो करनी है। उसके अलावा आपके जो फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, ये आपकी आज की एक्टिविटी है और टाइम पर कीजिएगा। ओके, आप मुझे सेंड कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, पढ़ाई पर ध्यान दें, एंजॉय भी करें और पढ़ाई भी करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।